All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted our very first past paper question. हमने अपना इस सेशन का A2 का पहला पास पेपर सवाल देखा. हमने पास पेपर को ही इंट्रोड्यूस किया लास्ट क्लास में. थियरी किचन का एक केस है हमारे पास पेपर में बहुत मशहूर. हमने उस केस को ठीक ठाक अंडरस्टैंड किया, पढ़ा, एक एक चीज़ अंडरस्टैंड की, और उसका एक सवाल 20 मार्क्स का रिगार्डिंग कंटिजेंसी प्लानिंग कि अगर वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करता है तो सर 20 मार्क का एक क्वेश्चन है कंटिजेंसी प्लानिंग का, कमिंग फ्रॉम पेपर 4. तो किस तरीके से आंसर करना था, नॉलेज क्या थी, एप्लीकेशन क्या थी, नॉलेज के मार्क्स कितने थे, एप्लीकेशन के मार्क्स कितने थे, एनालिसिस क्या, एनालिसिस के मार्क्स कितने, एवैल्यूएशन क्या, एवैल्यूएशन के मार्क्स कितने. हमने ओवरऑल हर एक चीज को थॉरोली अंडरस्टैंड किया. हमने ओवरऑल इस चीज को अंडरस्टैंड किया. ठीक हो गया. और हमने इसकी टोटल वर्किंग की. इसके अलावा हमने टोटल अंडरस्टैंड किया कि सर क्या क्या एवैल्यूएशन में आएगा, क्या क्या एनालिसिस में आएगा, क्या क्या नॉलेज में आएगा, क्या क्या एप्लीकेशन में आएगा हमारे पास. तो सर आज हमारे पास, हमने थियोरी किचन को तो लास्ट क्लास में वाइंड अप कर दिया था. अब आज हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज अ केस ऑफ एक्टिविटी प्ले. हमारे पास एक और केस है, आज एक और केस है, और इस केस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास. हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वंस अगेन रीइंफोर्स करेंगे अपनी लास्ट क्लास के कंटेंट को कि क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरीके से मार्किंग क्राइटेरिया बनता है हमारे पास. एक्टिविटी प्ले, एपी, राइट. चलें स्टार्ट करते हैं. आर वी गुड टू स्टार्ट? आर वी गुड टू स्टार्ट दिस केस? हाँ भाई, आर वी गुड टू स्टार्ट दिस केस? एपी का केस है हमारे पास. हम एपी का ये केस स्टार्ट करते हैं. हम एपी के केस को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्टिविटी प्ले, कि सर ये केस क्या है, व्हाट्स इन द केस, केस किस बारे में है और हमसे एग्जैक्टली क्या सवाल पूछेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस केस ओवर हियर. मैं वंस अगेन पेंसिल से हाईलाइट करूंगा ऑल द एप्लीकेशंस. जो भी एप्लीकेशन हमारे पास इस केस में मौजूद हैं मैं उनको हाईलाइट करूंगा ताकि आपको भी समझ आए कि किस तरीके से रीइंफोर्स करेंगे लास्ट क्लास वाला कंटेंट. एपी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एपी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन कंट्री जी. एपी जो है वो कंट्री जी में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. एपी मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक एंड मेटल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग स्लाइड्स, राउंडअबाउट्स एंड क्लाइंबिंग फ्रेम्स. तो सर बड़ा अच्छा केस बनने जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. एपी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कंट्री जी में और मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक और मेटल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स. जो हम पार्क्स में जाते हैं, पब्लिक पार्क्स में, प्राइवेट पार्क्स में, सोसाइटी पार्क्स में, इवन स्कूल्स में नजर आते हैं, तो वो जो प्ले ग्राउंड के इक्विपमेंट्स हैं उसमें स्लाइड्स, राउंड अबाउट्स, क्लाइंबिंग फ्रेम्स, वो सब एपी बनाती है. एपी प्रोड्यूसेस all the components and assembles them into finished products. These are sold to local governments and schools for use in children's playgrounds. एपी तमाम कंपोनेंट्स भी खुद बनाती है और उसे असेंबल करती है फिनिश प्रोडक्ट में. तमाम कंपोनेंट्स को खुद बनाती है और उसे असेंबल करती है फिनिश प्रोडक्ट्स में, और फिर उन्हें बेचा जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को और स्कूल्स को
जो कि फिर चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में उन्हें यूज करते हैं। एपी हैज ग्रोन रैपिडली since 2017 and has become the leading supplier in country Z. Production capacity is likely to restrict further expansion. The directors aim for continued growth of AP. However, they are cautious and want to be sure that any strategies they choose will not be too risky. तो सर एपी जो है वो अपने तमाम इक्विपमेंट्स जो ये बनाते हैं, प्ले प्ले इक्विपमेंट्स बनाते हैं एक्टिविटी प्ले के, इसके कंपोनेंट्स तो वो सारे खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ वो उसे असेंबल करते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट वो सेल करते हैं गवर्नमेंट और स्कूल्स को। 2017 से रैपिड ग्रोथ आई है एपी की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, और अब वो कंट्री जी का लीडिंग सप्लायर है। ठीक हो गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी मुश्किल है कि वो अब आगे फर्दर एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा सकते, शायद इसका मतलब यह कि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के करीब है, से 98%, 98.5%, 99% प्रोडक्शन। अब उनके पास और फर्दर प्रोडक्शन में कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि अगर एक्सेस ऑर्डर आ जाए और एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाए तो उनके पास वो मार्जिन नहीं है कि वो अभी वो बना के दे सकें। डायरेक्टर्स अभी भी यही चाह रहे हैं कि एपी की कंटिन्यू ग्रोथ रखनी है, ग्रोथ कंटिन्यूएशन में जाएगी एपी की, लेकिन वो कॉशियस हैं, वो ख्याल कर रहे हैं, वो रिजर्व हैं, और वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो वो आगे ग्रोथ के लिए सेलेक्ट करें वो रिस्की ना हो, वो बहुत रिस्की ना हो, वो ये मेक श्योर करेंगे। आगे है अ पॉसिबल मर्जर। अ पॉसिबल मर्जर कह रहे हैं एससी इज अ कोऑपरेटिव, एससी इज अ कोऑपरेटिव producing plastic and steel components which could be adopted for playground equipment। अच्छा, अब ऊपर हमें बताया था कि एसएपी जो है वो तमाम कंपोनेंट्स खुद प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब प्लास्टिक भी खुद प्रोड्यूस करता है, स्टील भी खुद प्रोड्यूस करता है, मेटल कह लो, और फिर उसे असेंबल करता है फिनिश प्रोडक्ट में। खुद प्रोड्यूस करके प्लास्टिक खुद प्रोड्यूस कर रहा है और मेटल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उन्हें स्लाइड्स में और जो भी कमोडिटीज हैं उसमें वो असेंबल करके फिर बेचता है। इसके मुकाबले एससी एक कोऑपरेटिव है जो कि प्लास्टिक और स्टील कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि प्लास्टिक और स्टील कंपोनेंट्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है। अब उन कंपोनेंट्स को प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के लिए एडॉप्ट किया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि एससी उन्हें एससी प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स ही बनाती, एससी प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स ही बनाती, बल्कि प्लास्टिक कंपोनेंट्स और स्टील कंपोनेंट्स बनाती है जिसे वो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। एपीज डायरेक्टर्स have identified that a merger with SC could reduce average costs and provide greater capacity। कह रहे हैं कि एपी के डायरेक्टर्स ने ये आइडेंटिफाई किया है कि एससी के साथ अगर मर्जर किया जाए तो उससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर एससी के साथ मर्जर कर लें तो एससी रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे और एपी सिर्फ असेंबलिंग द इनटू द फिनिश प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, तो उससे एक बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि जो मटीरियल, जो स्पेस, जो
फैक्ट्री स्पेस कह लो, प्रोडक्शन स्पेस कह लो, प्रोडक्शन रिसोर्सेस कह लो, लेबर, लैंड और मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स बनाने में लग रहा है, कंपोनेंट्स बनाने में लग रहा है, वो स्पेस फ्री हो जाएगा, वो रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो काम तो एससी करके दे देगा, एससी से मर्जर होगा तो वहां से आ जाएगा, और यहां पर उन तमाम रिसोर्सेस को फिनिश प्रोडक्ट में, असेंबलिंग में यूज किया जा सकता है, तो फॉर श्योर उससे कैपेसिटी बढ़ेगी. SC's owners have indicated that they would consider a reasonable offer that would include cash and a minority shareholding in AP. SC has a decentralized organizational structure. ये अगले ही सेक्शन में, सेक्शन 2 में आएगा हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा सेक्शन है उसमें आएगा. तो फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, लेट इट बी, जाने देते हैं. इट्स मैनेजर्स एंड वर्कफोर्स आर स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल. ये तो बात समझ आ रही है कि एससी के मैनेजर्स जो हैं और वर्कर्स बड़े स्किल्ड हैं और फ्लेक्सिबल हैं. तो इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट ने लूज रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, पावर छोड़ी हुई है, उन्होंने सारी पावर अपने पास ही रखी हुई, वर्कर्स को दी हुई है कि तुम लोग स्किल्ड हो और इतने फ्लेक्सिबल हो, खुद काम करो, कोई इशू नहीं है. इट वुड बी पॉसिबल टू ऑपरेट द न्यूली मर्ज बिजनेस एज टू सेपरेट डिविजन्स or as one organization. AP's directors are considering the advantages and disadvantages of the merger and realize that its success depends on a range of factors. अब एससी के साथ मर्जर पॉसिबल हो सकता है और उससे कैपेसिटी बढ़ सकती है एपी की, लेकिन एससी के ओनर ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि एक रीजनेबल ऑफर आएगी तभी हम बेचने के लिए रेडी होंगे, और उस रीजनेबल ऑफर में हमें कैश भी चाहिए और एपी में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग भी चाहिए. मतलब देयर ओनर वांट्स नॉट ओनली जस्ट द कैश बट द शेयर्स ऑफ एपी एज वेल. एपी में उन्हें शेयर्स चाहिए, माइनॉरिटी सही वो कह रहे हैं लेकिन चाहिए. एससी की डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप मैनेजमेंट ने तमाम पावर छोड़ी हुई है, वर्कर्स और मैनेजमेंट खुद डिसीजन लेते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी हैं. तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि दो ऑप्शंस हैं, या तो इस नई ऑर्गेनाइजेशन को दो डिवीजन में चलाया जाए, तो जाहिर सी बात है एक होगा प्रोडक्शन और दूसरा होगा असेंबलिंग, या एक होगा रॉ मटेरियल और दूसरा होगा फिनिश गुड्स. एक ये दो डिविजन्स करके, दो सेपरेट डिवीजन करके चलाया जाए, या एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चला लिया जाए. बहरहाल एपी के डायरेक्टर्स अभी कंसिडर कर रहे हैं कि इस मर्जर के क्या एडवांटेज और ड्रॉबैक्स होंगे, और वो देख रहे हैं कि यार इसके जो सक्सेस है इस मर्जर का, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो उसको अब रियलाइज करने की, मतलब वो रियलाइज करते हैं इस बात को कि जो मर्जर का सक्सेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो कंटिन्यू करते हैं. नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशंस. अब हमें यहां पर ऑपरेशंस के बारे में बताया जा रहा है. एपी यूजेस बैच प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. एपी बैचेस में 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि उसका फिनिश प्रोडक्ट है, वो 20 उसके पास डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स हैं और उन्हें वो बैचेस में बनाता है. मतलब मिसाल के तौर पे 6 यूनिट एक साथ स्लाइड्स के बनते होंगे, छह छह एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल. बैच होता है एक साथ थोड़ी क्वांटिटी बनाना, तो 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 100 वो एक साथ बनेंगे. एक स्लाइड्स एक साथ बन गई, राउंड अबाउट एक साथ बन गए, ठीक है ना, और सीसॉ सीसॉ एक साथ बन गए, ठीक है ना. तो वो बनेंगे तो कुछ भी एक साथ बनेंगे, बैचेस में बनेंगे. द प्रोडक्शन एम्प्लॉयज आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एंड रिसीव मिनिमल ट्रेनिंग. जो प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉयज हैं एपी के, वो बिल्कुल अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं और
उनकी ट्रेनिंग ना होने के बराबर है। प्रोडक्शन इज सेमी ऑटोमेटेड एंड एम्प्लॉय सेट अप एंड मॉनिटर द मशीनरी। प्रोडक्शन सेमी ऑटोमेटेड है, मतलब सेमी ऑटोमेटेड का ये मतलब है कि कुछ मशीन्स काम करेंगी और कुछ लेबर्स काम करेंगे। और कुछ मशीन्स, कुछ प्रोडक्शन ऐसी होंगी जहां सिर्फ मशीन्स काम करी होंगी बट मॉनिटर्ड बाय द लेबर। हाउएवर कुछ मशीन्स ऐसी भी होंगी जो काम तो मशीन करी होंगी लेकिन उस मशीन को चलाने वाले लेबर होंगे। तो सर वो लेबर अनस्किल्ड है और सेमी स्किल्ड है और उनकी ट्रेनिंग्स भी नहीं है। द फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड बिफोर डिलीवरी टू कस्टमर्स। द ऑपरेशंस मैनेजर is replacing two old machines with new computer controlled machines. These will lower costs and increase capacity. The operations manager was confident that the new machines would be ready for production within a 14-day deadline. अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन सेमी ऑटोमेटेड है और एम्प्लॉयज ही मशीन्स को सेटअप करते हैं और उन्हें मॉनिटर करते हैं। ये एम्प्लॉयज अनस्किल्ड या और सेमी स्किल्ड हैं, ट्रेनिंग्स ना होने के बराबर हैं। फिनिश प्रोडक्ट को डिलीवरी से पहले कंपनी में रखा जाता है, मतलब डिलीवरी से पहले उसे बना लिया जाता है, फिर वो रखा जाता है, फिर उसके बाद डिलीवरी की जाती होगी। ऑपरेशंस का जो मैनेजर है इन तमाम चीज़ों का, वो दो पुरानी मशीन्स को एक नए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन से रिप्लेस करना चाह रहा है। उसका ये मानना है या उससे ये होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम हो जाएगी और मशीन्स आने से सिस्टम फास्ट हो जाएगा। इट विल स्पीड अप द प्रोसेस, इट विल बूस्ट अप द प्रोसेस। तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट बन जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑपरेशन मैनेजर कॉन्फिडेंट है कि नई मशीन हम बिल्कुल रेडी रख सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब फ्रॉम फ्रॉम रिमूविंग old machines, making space for new machine, bringing in the new machine, assembling that new machine, making it ready for production। वो कह रहा है 14 दिन में ये काम हो जाएगा। 14-day डेडलाइन कह रहा है 14 दिन में ये काम हो जाएगा। 2 वीक्स में ये काम हो सकता है, ये नई मशीन सेटअप की जा सकती है। अच्छा, इसका ऑब्वियसली जहां इतने फायदे हैं मशीन लाने से, वहां एक नुकसान ये है, एक बड़ा नुकसान ये है कि मशीनरीज आर एक्सपेंसिव। तो ये सेटअप एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड इट विल रिक्वायर वर्कर्स ट्रेनिंग, तो वहां पे भी पैसे लग जाएंगे। इट माइट रिक्वायर अ चेंज इन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माइट लिखा है, माइट। एंड इट माइट ऑल्सो रिक्वायर अ चेंज ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभार मशीन चेंज होने से रॉ मटेरियल भी आपको चेंज करना पड़ जाता है। भारत, अ न्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो हमें तो पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में बता दिया, दूसरी तीसरी लाइन में, कि एपी जो है वो ये एक्टिविटीज जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बनाकर गवर्नमेंट को भी सेल करती है, राइट, ताकि वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक पार्क्स में लगा सके। तो अब कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है, हमें ये देखना है कि उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जी हैज आस्क्ड एपी टू सप्लाई 100 climbing frames at a price of $70 each. The normal price for a climbing frame is $110. Okay. गवर्नमेंट ने एपी से कहा है कि 100 क्लाइंबिंग फ्रेम्स प्रोवाइड की जाएं $70 की प्राइस पे, जबकि नॉर्मल प्राइस है $110, तो मतलब $40 कम में। अब द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड मटीरियल्स टू मेक ईच क्लाइंबिंग फ्रेम इज $50। $50 तो वेजेस और मटेरियल पे ही लग जाता है उसको बनाने में। गवर्नमेंट कह रही है $70 पे हमें सप्लाई कर दो। एट करंट आउटपुट लेवल्स
द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज $30 पर क्लाइंबिंग फ्रेम। अच्छा, करंट आउटपुट लेवल पे ये $30 पर है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब टेक्निकली राइट नाउ $80 की तो क्लाइंबिंग फ्रेम उसको घर में पड़ जाती है। $50 वेजेस और मटेरियल में, और बाकी एक्सपेंस जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है, रेंट है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का मैनेजर होगा, तो वो सब कॉस्ट भी तो बर्दाश्त करनी है ना, मटेरियल और वेजेस के अलावा। तो सब मिला के उसे घर में ही, कंपनी में ही $80 की पड़ जाती है। गवर्नमेंट $70 पे खरीदना चाह रही है। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स वेरी क्विक डिलीवरी ऑफ द क्लाइंबिंग फ्रेम्स। द मार्केटिंग मैनेजर is considering how to respond to the proposed government contract। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर ये सोच रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाए। बहरहाल आगे चलते हैं। ये शायद हमारे सवाल से डायरेक्ट रिलेटेड पॉइंट नहीं है, देखेंगे कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन को। है बहरहाल स्ट्रैटेजिक डिसीजन तो है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। it can it can lead to profits or it can lead to losses। इंपॉर्टेंट डिसीजन तो है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो स्ट्रैटेजिक चॉइस जब आप करते हो तो वो क्या होता है, वो डिसीजन ही तो होता है। तो डिसीजन करने से पहले आप एनालिसिस करते हो, तो वो सब चीजें यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ की एप्लीकेशन को अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। बहरहाल अब आगे कह रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग। द मार्केटिंग मैनेजर has investigated opportunities in international markets। She believes, अच्छा ये वही मार्केटिंग मैनेजर है जो ऊपर कंसिडर कर रही थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट पे रिस्पॉन्स दिया जाए। अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज को। शी बिलीव्स इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू एंटर द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट मार्केट in another country। She has identified countries P and T as possible markets to enter। Table 2 summarizes the research data which will help her recommend to AP's directors which market to enter। अब मार्केटिंग मैनेजर ने इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया एज अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कि हम वहाँ की क्यों ना प्लेग्राउंड इक्विपमेंट मार्केट में एंटर हो जाएं, हम यहाँ बना के वहाँ बेचें, वहाँ सप्लाई करें। तो उसने दो कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, कंट्री पी और कंट्री टी को, एज पॉसिबल मार्केट्स कि यहाँ एंटर किया जा सकता है। टेबल 2 में हमारे पास दोनों कंट्रीज का रिसर्च डाटा है जिसको वो यूज कर सकती है अपने डिसीजन लेने के लिए कि किस मार्केट में एंटर हुआ जाए। तो आप देखो, कंट्री पी का डाटा भी अवेलेबल है और कंट्री टी का डाटा भी अवेलेबल है। कंट्री पी का डाटा भी और कंट्री टी का भी डाटा है इधर। तो अब कंट्री पी का डाटा सबसे पहले पढ़ते हैं। ये लीजिए कंट्री पी का और फिर कंट्री टी का। तो सर सबसे पहले तो पॉपुलेशन की बात हो रही है विच इज इन मिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर बोल रहा हूँ, विच इज इन मिलियन। तो सर पॉपुलेशन के हिसाब से तो कंट्री टी की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जाहिर सी बात है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पब्लिक प्लेसेस की भी जरूरत ज्यादा होगी। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज बेसिक्स। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर 15 years ऑफ एज, तो 20% हेयर एंड 15% हेयर। मैं आपके सामने अगर एक छोटी सी वर्किंग करके दिखाऊं ना, नोट कीजिएगा, कंट्री पी की 20 मिलियन पॉपुलेशन में 20% अंडर 15 है। अच्छा, अंडर 15 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चिल्ड्रन है, वही तो पार्क्स में प्लेग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो सर जितनी बड़ी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी ना बच्चों की पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा वहां पे एक्टिविटीज इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पोटेंशियल 4 मिलियन अंडर 15 है, पोटेंशियल 4 मिलियन अंडर 15 है, राइट, कंट्री पी में। और 30 मिलियन
इंटू 15%, 4.5 मिलियन। तो 4.5 मिलियन कंट्री टी की बच्चों की आवाम हो गई। तो बजाहिर तो 10 मिलियन का फर्क था, बजाहिर 10 मिलियन का फर्क था, लेकिन कंट्री पी की अंडर 15 इयर्स जो है ना पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, 0.5 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है दोनों कंट्रीज में। तो इसका मतलब बच्चों की तादाद के हिसाब से तो दोनों ही पोटेंशियल मार्केट है, बच्चों की तादाद के हिसाब से। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कंट्री पी में 10 है, जबकि कंट्री टी में 4 है। तो इसका मतलब थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, रिकैप करा दूं, वो कंट्री पी में बहुत हाई कंपटीशन होगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की तादाद ज्यादा है। अच्छा, ये भी नहीं पता हमें कि जो 10 कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस स्केल पर है, कितने कितने लार्ज हैं वो, उनमें से कितने बिजनेसेस लार्ज हैं और कितनी एक्टिविटीज है उनकी, कितने आउटपुट है, क्या कंट्रोल है मार्केट पे। कंट्री टी के भी बाहर तो चार नजर आ रहे हैं, लेकिन पता चला ये चार जाइंट्स हैं, किंग्स हैं, बहुत हैवी है। तो अभी हमें ये नहीं पता, बहरहाल बट विद विद गिवन इंफॉर्मेशन, तो बाहर कंट्री टी सीम्स एज ऑफ राइट नाउ, अभी तक तो मुझे कंट्री टी बेहतर लग रहा है। बच्चों की तादाद भी ज्यादा है और कॉम्पिटिटर्स भी कम है। बहरहाल पॉसिबल मार्केट एंट्री मेथड, कंट्री पी में मार्केट एंट्री दी जा सकती है ज्वाइंट वेंचर विद एजेंट्स। वहां के आप एजेंट्स के साथ ज्वाइंट वेंचर्स कर लो, तो एजेंट्स को लोकल नॉलेज होगी, कंट्री पी की लोकल नॉलेज होगी एजेंट्स को, और आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लो, तो आप उन्हें सप्लाई करोगे, वो बेचेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर इस तरीके से काम करेगा। ज्वाइंट वेंचर का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि उन्हें इनसाइट्स होंगी, नॉलेज होगी कंट्री पी की, कल्चर की, स्पेंडिंग पैटर्न की, इनकम की, माइंडसेट की, गवर्नमेंट का सिस्टम, लोकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, चलता है। अब जैसे कराची में कोई काम करने आए बाहर से, तो वो तो हिल जाए, उसको तो कराची की मार्केट समझ ही नहीं आए। अब वो कराची की डायनेमिक्स लोकल बंदे से समझेगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं हमेशा सुजुकी, पार्क सुजुकी की एग्जांपल देता हूं कि सुजुकी दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है और कितने सालों से ऑपरेट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अलावा उन्होंने कहीं भी मेहरान नहीं बनाई। हाँ, और इंडिया में तो उन्होंने मेहरान बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर दिया। आप देखो पाकिस्तान में 2018 तक मेहरान उन्होंने बनाई। तो किसने बताया उन जापानीज को? वो तो चपटे हैं, उनको क्या पता यहाँ की मार्केट क्या है। उनको वो तो पूरी दुनिया में अंडरस्टैंड करना, अगर यूनिफाइड पॉलिसी होती तो पूरी दुनिया में मेहरान बनाते ना। उन्होंने सिर्फ क्यों पाकिस्तान इंडिया के लिए मेहरान बनाई, और सिर्फ पाकिस्तान में 2018 तक क्यों चलाई? उनका जॉइंट वेंचर है ना लोकल कंपनी के साथ। तो उनको पता है कि हमारी मार्केट कंडीशंस क्या है और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है और लोग क्या चाहते हैं। ये बड़ा फायदा है इस जॉइंट वेंचर का। कंट्री टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फैक्ट्री में, तो टोटल कमांड एंड कंट्रोल आपके पास होगा, लेकिन आपके पास मार्केट की कोई इंसाइट नहीं होगी, आपके पास कोई लोकल सपोर्ट मौजूद नहीं होगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन टू अचीव 5% मार्केट शेयर इन $1 million, आपको $2.5 million, $2.5 million कंट्री पी में लगाने पड़ेंगे मार्केटिंग के ऊपर, तब जाके आप मार्केट का 5% शेयर उठा सकोगे इन 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 द फेस ऑफ दीज 10 कॉम्पिटिटर्स। जबकि कंट्री टी में आपको $2 million लगाने पड़ेंगे, 500,000 कम लगाना पड़ेगा। अभी तक भी बज़ाहिर कंट्री टी सीम्स टू बी वेरी अपीलिंग कंट्री एज ऑफ राइट नाउ। बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर्स कम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करोगे वहाँ पे, और मार्केटिंग कैंपेन भी $500,000 की कम लगेगी, $500,000 की कम लगेगी सेम मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करने के लिए। इकोनॉमिकल टैरिफ्स क्या है? इकोनॉमिक टैरिफ्स, लो इंपोर्ट टैरिफ्स, no indirect taxes on playground equipment,
कंट्री जी's करेंसी एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट कंट्री पी's करेंसी. ओके. इकोनॉमिक ग्रोथ 3% पर एनम. तो कंट्री पी के एडवांटेजेस में ये है कि अगर कंट्री पी में ऑपरेट करते हैं तो सर वहां पे इंपोर्ट टैरिफ्स नहीं है. मतलब आप वहां है, लो है. मतलब कंट्री पी इंपोर्ट करने पे टैरिफ्स नहीं लगाती बहुत ज्यादा. तो इसका मतलब आपको वहां बेचना कॉस्टली नहीं पड़ेगा. वहां बेचने पे आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी. और प्लेग्राउंड इक्विपमेंट पे कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है, कोई हिडन टैक्सेस भी नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है. और कंट्री जी की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है. इसका मतलब कंट्री बी को बेचने के बाद कंट्री जी के पास आ, जो है वो पैसे तो ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन बाइंग पावर बढ़ जाएगी. और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3% है कंट्री पी की. इसके मुकाबले वो कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज. अच्छा, नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए कंट्री टी में गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है. वीक ट्रेड यूनियंस. अच्छा, ओ ये भी बड़ा जबरदस्त पॉइंट हो गया. वहां पे ट्रेड यूनियंस वीक हैं, कमजोर है, तो वहां पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन का चांस है कंट्री टी में. लेकिन ये देखते हैं क्या है. इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल, एक्सचेंज रेट अच्छा, इसका एक्सचेंज रेट स्टेबल है. इकोनॉमिक ग्रोथ 5% पर एनम. सर कंट्री टी तो तमाम एलिमेंट्स में बेहतर ही लग रहा है. कंट्री टी तो तमाम एलिमेंट्स में बेहतर ही लग रहा है. कंट्री टी में आपको ट्रेड यूनियंस भी वीक मिल रही है, गवर्नमेंट भी ग्रांट्स दे रही है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर भी कम है, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो. 5% मार्केट शेयर उठाने के लिए $500,000 कम स्पेंड करना पड़ेगा. और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री पी के मुकाबले ज़्यादा है. भारत, वंस अगेन इट्स अ ह्यूज डिसीजन. आसान डिसीजन नहीं है ये कि आप बोलोगे सर कंट्री पी चले आए, कंट्री टी चले आए. इतना आसान नहीं है. अब आगे एग्जामिनर हमें कह रहा है द स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस. द डायरेक्टर्स नो दैट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग and that international businesses want to enter the playground equipment market in country Z. ये हुई ना बात. मार्केटिंग मैनेजर अपने मुल्क से बाहर कंट्री पी और कंट्री टी में ताका झाकी कर रही हैं कि क्या चल रहा है कंट्री पी में, क्या चल रहा है कंट्री टी में. और बाहर वाले कंट्री जी में ताका झाकी कर रहे हैं यहां क्या चल रहा है. और डायरेक्टर्स को इस बात की खबर है कि पूरी दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है. बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस कंट्री जी में भी आना चाहेंगे. एपी को टफ मार्केट मिलने वाली है. एपी वांट्स टू कंटिन्यू टू ग्रो बाय मेकिंग यूज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स. द डायरेक्टर्स हैव रिसर्च टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर एपी, ओनली वन ऑफ विच विल बी चोजन. डायरेक्टर्स को इस बारे में खबर है, तो वो चाहते हैं कि एपी को और ग्रो करवाएं ताकि उसकी कंपैटिटिव स्किल बढ़ जाए, कॉम्पिटिटिव कंपैटिटिवनेस बढ़ जाए. तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहते हैं. एपी की जो स्ट्रेंथ है, डायरेक्टर्स ने दो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ढूंढे हैं एपी के लिए, जिसमें से कोई एक ही सेलेक्ट किया जा सकता है. ऑप्शन वन पढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन वन क्या है, क्या ग्रोथ करना चाह रहे हैं वो. AP would market its products to the consumer market in country Z. Some products would have to be reduced in size and new ones designed and manufactured to be suitable for household gardens. अब तक एपी जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट तक नहीं आया था. वो स्कूल्स को सप्लाई करते थे, तो स्कूल खुद कंज्यूमर नहीं है, बल्कि स्कूल में आने वाले बच्चे कंज्यूमर हैं, यूजर है. तो वो बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को बच्चों के घरों पे डायरेक्ट नहीं बेचता. इसी तरीके से वो गवर्नमेंट को बेचता था. गवर्नमेंट खुद झूले नहीं झूलती, बल्कि वो पार्क्स में यूज करती है. तो पार्क्स में बच्चे आते, गवर्नमेंट नहीं आती. तो
एपी डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर रहा था, अब वो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन ये कि हम कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो। और जाहिर सी बात है, हाउस होल्ड गार्डन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स। आपको भी पता है, पब्लिक गार्डन्स बड़े बड़े होते हैं तो उनके साइजेस बड़े बड़े होते हैं। पब्लिक गार्डन्स में आपको झूले बड़े मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, वैरायटी बड़ी हैवी होगी। पब्लिक गार्डन्स में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, छोटे झूले होते हैं, छोटे साइजेस होते हैं, और स्लाइड चेंज ऑफ मटेरियल भी हो सकता है। प्राइवेट गार्डन्स में, कंज्यूमर मार्केट में फैंसी वर्क ज्यादा होता है, पब्लिक प्लेस में स्ट्रेंथ वर्क ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी। तो कह रहे हैं डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वुड आल्सो अप्लाई। यस, 100%। पब्लिक प्लेस के, पब्लिक पार्क्स के, ये एक्टिविटी इक्विपमेंट्स की जाहिर सी बात है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट। घर के पब्लिक में ज्यादा यूजेज होगा, प्राइवेट में ज्यादा यूजेज नहीं होगा। बहरहाल एपी वुड नीड एन appropriate marketing plan. This option would require significant investment in production and marketing. Competition in the consumer market for outdoor play equipment is not as strong as in AP's existing market. External finance may be required. तो कह रहे हैं ठीक ठाक पैसा लगाना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान भी लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और कंपटीशन उतना नहीं है जितना एपी की करंट एग्जिस्टिंग मार्केट में, जो वो गवर्नमेंट और स्कूल्स को बेचते हैं, उस मार्केट में जितना कंपटीशन है, कंज्यूमर मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है। ऑप्शन 2 जो डायरेक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया है वो है एपी वुड रीडिजाइन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू यूज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। Country Z's central government and local authorities are increasingly aware of the dangers of climate change. One local government authority has already started to only order products from manufacturers which use sustainable methods. The cost to AP of redesigning its products would be high, and there are implications for marketing too. Some competitors have already introduced environmentally friendly products. अब कह रहे हैं ऑप्शन 2 ये है कि एपी अपने करंट मटेरियल्स को चेंज करे, रीडिजाइन करे और यूज करे अब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को। कंट्री जी की सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस हैं और अवेयर हैं। एक लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने तो बाकायदा उन मैन्युफैक्चरर्स से ही डील करना शुरू कर दिया जो सस्टेनेबल मेथड्स यूज करते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट डैमेज नहीं कर रहे। जो ये देखो, आपके ये सीधा सीधा आपके सेक्शन 1 का, चैप्टर 1 एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनवायरनमेंट का फैक्टर हो गया ना, जहां हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे with consumers and public awareness increasing। तो ये वही वाली बात है, अब एपी को ठीक ठाक रीड कॉस्ट लगेगी इस रीडिजाइनिंग की, और मार्केटिंग पे भी ठीक ठाक पैसा ही नहीं, वर्किंग भी करना पड़ेगा ठीक ठाक। और कुछ कॉम्पिटिटर्स तो ऑलरेडी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो मतलब एपी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। एपी माइट बी लेट ओवर हियर। आगे देखते हैं, कह रहे द डायरेक्टर्स बिलीव दैट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट will become even more important in an increasingly competitive world. An external business consultant prepared data based on initial market research. Tables 3 and 4 shows the results. तो आप अंडरस्टैंड करें इस बात को, फोकस कीजिएगा। डायरेक्टर्स ये बिलीफ रखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी एपी के लिए इस इंक्रीजिंगली कंपैटिटिव वर्ल्ड में। जिस तरीके से कंपटीशन ग्रो कर रहा है
और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स कंट्री जी में एंटर होने का सोच रहे हैं और एपी दूसरी कंट्रीज में एंटर होने का सोच रहा है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ने लगा है, डायरेक्टर्स को ये समझ आ गई है कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट ने डेटा बनाया है मार्केट रिसर्च पे, और टेबल 3 और 4 ये रिजल्ट्स शो कर रहे हैं। अब टेबल 3 में आपके सामने आप इसको पहचान सकते हैं, डिसीशन ट्री। लेकिन 3 ईयर के टाइम स्केल पर ये डिसीशन ट्री है। टेबल 3 डिसीशन ट्री एनालिसिस फॉर 3 ईयर टाइम स्केल। कंट्री जी में अगर कंज्यूमर मार्केट पे फोकस करें, कंट्री जी की कंज्यूमर मार्केट पे, तो 2 मिलियन की इनिशियल कॉस्ट लगेगी। और अगर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, वो भी जाहिर सी बात है कंट्री जी में ही है, तो $2.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है ना, कंज्यूमर मार्केट में 2 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट लगेगी, फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 2.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। 6 नेट रेवेन्यू जो है, नेट रेवेन्यू वो 6.8 हाई डिमांड, 4.2 लो डिमांड। 6.8 मिलियन अगर हाई डिमांड हुआ और 4.2 मिलियन अगर लो डिमांड हुआ। इसी तरीके से 8.2 मिलियन अगर हाई डिमांड हुआ, 3.8 मिलियन अगर लो डिमांड हुआ। प्रोबेबिलिटी बता दी कि हाई डिमांड की प्रोबेबिलिटी है 0.6, 0.4, और इसी तरीके से 0.7 हाई डिमांड की और 0.3 लो डिमांड की। तो टेक्निकली हाई डिमांड को वही हम सक्सेस कह सकते हैं, लो डिमांड को हम फेलियर कह सकते हैं। तो वो फेलियर वाला, फेलियर सक्सेस वाला प्रोबेबिलिटीज है। ऑप्शंस ये रहे और उन ऑप्शंस के ये आउटकम पॉसिबल है, हाई और लो डिमांड। उनकी प्रोबेबिलिटीज और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बता दी गई है। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आपको बता दी गई है। अब आप देखें इसके, ये तो हो गया डिसीजन ट्री, ये तो हो गया डिसीजन ट्री जहां पे नजर आ रहा है कि ऑप्शन 2 में जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां जाहिर सी बात है रिटर्न भी ज्यादा है और हाई डिमांड की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, हाई डिमांड की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक हो गया। बहरहाल आगे देखते हैं। देन वी हैव फोर्स फील्ड एनालिसिस। आप इसको भी रिकॉल कर सकते हो, फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्सेस फॉर चेंज, मतलब इन्हें मैं कहूंगा ड्राइविंग फैक्टर्स। ये हैं ड्राइविंग फैक्टर्स। ठीक हो गया। और ये हैं फोर्सेस अगेंस्ट चेंज, इन्हें मैं कहूंगा रिस्ट्रेनिंग कंस्ट्रेनिंग फैक्टर। ठीक हो गया, रिस्ट्रेनिंग कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स। तो जो फॉर चेंज है वो सपोर्ट में है, जो अगेंस्ट चेंज है वो सपोर्ट में नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कंपनी को, बिजनेस को ये काम नहीं करना चाहिए अगेंस्ट चेंज, करना चाहिए फॉर चेंज। देखते हैं ऑप्शन 1, पहले ऑप्शन 1 को थॉरोली, दोनों ऑप्शन 1 को देख लेते हैं, फॉर और अगेंस्ट। ऑप्शन 1 में सबसे बड़ा फायदा यह है, ऑप्शन 1 में सबसे बड़ा चेंज को फायदा यह है, ऑप्शन 1 में लेस कंपटीशन देन इन एग्जिस्टिंग मार्केट। जहां पे एपी अभी ऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट और पब्लिक उसमें, स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स नहीं, स्कूल्स में, उससे कम कंपटीशन है ऑप्शन 1 में।
एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मैथड्स कैन बी यूज, उसको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, वो ऑलरेडी ये इक्विपमेंट्स तो बना ही रहा है, अब उन्हें कंज्यूमर मार्केट के लिए बनाने। लो रिस्क, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो रिस्क कम है और कभी भी हम रिवर्ट कर सकते हैं, वापस रिवर्ट आ सकते हैं वापस। तो 553 का मतलब है 13 इन फेवर, 13 इन फेवर, 13 टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 5 एंड 3 13। इसी तरीके से अब अगेंस्ट चेंज की बात देखते हैं। अगेंस्ट चेंज के ऑप्शन वन के अगेंस्ट में क्या बातें आ रही हैं हमारे पास? सर न्यू टारगेट मार्केट, ओके, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एक नई टारगेट मार्केट हो जाएगी। पुराने लोगों, हो सकता है हम पुराने लोगों को, मतलब पुराने लोगों को पुरानी वो चाहिए हो, नए नई टारगेट मार्केट आ गई है हमारे पास, जो कि इन्वायरमेंटल अवेयर्ड होंगे, कंसर्न होंगे। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च डाटा, अच्छा उस पर इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, एंड उसके लिए एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए, उसके लिए एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए। हालांकि 2 मिलियन और 2.8 मिलियन में 0.8 मिलियन का फर्क है। 0.8 डिवाइड बाय 2, 0.8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4% का ही तो फर्क है। चार, सॉरी 40% का फर्क है यार, नहीं नहीं, ठीक है, 40% उसमें अमाउंट ज़्यादा लग रही है, तो एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए। बहरहाल इसका टोटल जो है वो 9 है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन वन के फोर्स फील्ड के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन वन सूटेबल लग रहा है, फेवर में ज्यादा नंबर हैं, नंबर्स फेवर में ज्यादा हैं। ऑप्शन टू को अगर गौर से देखो आप, ऑप्शन टू को अगर गौर से देखो तो फोर्सेस जो फेवर में हैं वो हैं ग्रोइंग मार्केट, दैट ऑप्शन टू इज अ ग्रोइंग मार्केट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केट ग्रो कर रही है मुस्तकिल। गुड मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एक बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, कुछ नया, नए नए रॉ मटेरियल्स पे काम करने का मौका मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल स्ट्रैटेजी, ये लंबी स्ट्रैटेजी हो सकती है, 15 20 25 30 सालों की इन्वायरमेंटल कैंपेन्स पे, और आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। गुड स्कोरिंग पॉइंट्स हैं आपके पास इन्वायरमेंटल स्ट्रैटेजी के। इसका फेवरेबल है 4 4 8 और 3 11, 11। जबकि ऑपोजिशन में आपके पास जो अगेंस्ट में पॉइंट्स आ जाते हैं वो हैं मोर एक्सपेंसिव मटेरियल्स, कॉस्ट बढ़ जाएगी। रिलाइज ऑन ट्रेंड एम्प्लॉयज, ओके, ये भी तो कंसर्न है कि जब मटेरियल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा तो वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल होगा, तो उसके लिए वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। तो अभी तो उनके बाद अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हैं और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं। नो गारंटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये कोई गारंटी नहीं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको फिर दे या ना दे। एक लोकल स्टेट ने अभी तो डिसीजन लिया है ना, हो सकता है बाकी ना ले, और बाकी क्योंकि आ जाए से जब आपकी मटेरियल मटेरियल आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपको पूरा मैकेनिज्म अपना चेंज करना पड़ेगा, तो आपकी रनिंग कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो सर आपके पास नोट कीजिएगा 4 3 3 10, अगेंस्ट में आपके पास 10 आ जाते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन टू में भी फेवर में ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। 11 फेवर में है और 10 अगेंस्ट में है, जबकि ऑप्शन वन में 13 पॉइंट्स फेवर में और 9 जो है वो अगेंस्ट में। फोर्स फील्ड एनालिसिस तो बहरहाल यही रिकमेंड कर रहा है, या ये वे आउट दिखा रहा है हमें कि ऑप्शन वन सीम्स टू बी अ मोर सूटेबल मैथड। अब देखते हैं कि ये तो केस हो गया, अब आप मुझे बताएं क्या केस समझ आया, क्या केस समझ आया, क्या केस, केस की सारी वर्किंग समझ आ गई कि केस में आपको क्या क्या बताया गया है, केस की सारी वर्किंग क्लियर हो गई। अब आपके सामने सवाल है 20 मार्क्स का, वही सेम 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। कह रहा है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस टू एपी,
कह रहे एपी को, एपी के लिए इंपॉर्टेंस बतानी है, एपी के लिए ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमने पढ़ा है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन, पूरा चैप्टर 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर है। उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है ही स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तीनों चीजें मिलाकर तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बन जाती है। वो कह रहा है बताओ एपी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज एन इंक्रीजिंगली इन एन इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव वर्ल्ड। कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, एपी के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 8 एनालिसिस एंड 7 इवैल्यूएशन। तो ये है हमारे पास सवाल। हमें इवैल्यूएट करना है कि एपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज के इंक्रीजिंगली कंपैटिटिव वर्ल्ड में। अगर क्वेश्चन पे फोकस करें, it can appear to be confusing for many of the students। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्वेश्चन ही अगर कंफ्यूजिंग होगा, अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? हाउ वुड यू राइट द आंसर इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर? तो सर आप नोट कीजिएगा, सवाल को ब्रेक करते हैं कि जिस तरीके से दुनिया भर में कंपटीशन ग्रो कर रहा है, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग दुनिया भर में। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन ग्रो कर रहा है, एपी के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे पॉइंट पर नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। एग्जामिनर कह रहा है इस पूरे पॉइंट पे आपको इवैल्यूएशन करनी है, इवैल्यूएट करना है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एपी के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इवैल्यूएशन करनी है। तो सर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें हमारे पास? सबसे पहले तो नॉलेज में, चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करोगे कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती ही क्या है? इट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक चॉइस, इट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। आप सबसे पहले तो ये बताओगे, और फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने से फायदा क्या होता है वो बताओगे, एनालिसिस में आएगा। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब आप देखो एप्लीकेशन में एक चीज तो नजर आ गई है मुझे एप्लीकेशन में, कि उसके डिसीशंस बड़े हैं। द डिसीशंस which AP needs to take, the decisions that AP needs to make, बड़े decisions हैं। दूसरी कंट्री में जाना, तो कंट्री पी या कंट्री टी, किसी एक कंट्री में जाना छोटा डिसीजन नहीं है। इसी तरीके से वो नई मशीन इंट्रोड्यूस करना, जिसका वो ऑपरेशन डायरेक्टर ने बोला था कि मैं 14 दिन में इसे इंस्टॉल करा के रेडी करा दूंगा। नहीं सर, वो छोटा डिसीजन नहीं है, वो छोटा डिसीजन नहीं है। दैट
दीज आर बिग डिसीजंस, दीज आर बिग डिसीजंस, वो आपके ऑपरेशंस का पूरा चेहरा बदल के रख देगा। द फेस ऑफ द कंपनी, द फेस ऑफ द ऑपरेशंस, द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो सर ये छोटा डिसीजन नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन वन कंज्यूमर मार्केट में एंटर होना, या ऑप्शन टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना, ये भी कोई छोटा डिसीजन थोड़ी है। कहीं पे भी जाओ, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो एप्लीकेशन तो हमारे पास ठीक ठाक हैवी मौजूद है कि सर उसके बाद डिसीजंस बड़े हैं, बड़े हैवी डिसीजंस हैं। अब इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इफेक्टिव होने से सर एक प्लान होगा, एक सिस्टम होगा, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की भी होगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ सॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, बॉस्टन मैट्रिक्स के एपी के कौन से प्रोडक्ट स्टार्स हैं, कौन से प्रोडक्ट कैश काउज हैं, कौन से प्रोडक्ट, जैसे गवर्नमेंट ने वो क्लाइंबिंग क्या मांगा, क्लाइंबिंग कुछ मांगा था ना गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा था 100 क्लाइंबिंग रैक्स चाहिए, क्या है उसका नाम क्या है, एक मिनट, ये लिखा हुआ, ये रहा क्लाइंबिंग फ्रेम्स। तो अब क्लाइंबिंग फ्रेम उसका ये कहाँ पर फॉल करता है, किस कैटेगरी में, और क्या स्लाइड्स इसका स्टार है नहीं है। तो मतलब ये बॉस्टन मैट्रिक्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया हो जाता है। उसके बाद वो उसको प्लान आउट कर सकते हैं। फिर वो पोर्टर्स 5 फोर्सेस के कंज्यूमर की पावर कितनी है, और बायर वो जो सेलर प्रोड्यूसर है उसकी सप्लायर की पावर कितनी है, और थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट एंट्री कंपटीशन कि अभी कितना है और फ्यूचर में कितना हो सकता है। जैसे कंट्री सी में इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर आने का सोच रहा है, तो सर जाहिर सी बात है फ्यूचर में मार्केट फोर्सेस, पोर्टर फोर्सेस तो यही कह रही है कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपेटिटिव राइवलरी बहुत बढ़ जाएगी। तो एपी के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद स्ट्रैटेजिक चॉइस देखेंगे कि सर डिसीजन ट्री हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है अच्छा डिसीजन लेने में। जैसे डिसीजन ट्री हमें यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, नजर आ रहा है कि ऑप्शन टू अपियर्स टू बी बेटर, ऑप्शन टू अपियर्स टू बी बेटर, रेवेन्यू भी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू भी ज्यादा ही होगी इसकी। और जबकि फोर्स फील्ड कह रहा है ऑप्शन वन ज्यादा है, अच्छा बेहतर है। तो सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस के थ्रू एक मैनेजर अपना रिस्क रिड्यूस कर लेता है, एक मैनेजर अपना रिस्क रिड्यूस कर लेता है डिसीजन लेते वक्त। और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे सवाल है, आप फोकस करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। आप स्ट्रैटेजिक चॉइस की भी बात करोगे, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की भी बात करोगे, और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन की भी बात करोगे। यहां पे तीनों चीजों की, कि कंटिजेंसी प्लान होना कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और कल्चरल चेंज को अंडरस्टैंड करना, और कल्चर की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना, और कौन सा कल्चर है उसका, ये सब चीजें आप इसमें ठीक ठाक लेकर आ सकते हो। एंड में यू रेज इवैल्यूएशन पॉइंट्स के डिपेंड करता है कि एपी कितनी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एपी के गवर्नमेंट से कैसे ताल्लुक हैं, कंट्री जी की गवर्नमेंट, कंट्री जी की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, इंपोर्ट पे कोई उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, पता चला इंटरनेशनल बिजनेसेस आने का तो सोच रहे हैं, लेकिन अगर कंट्री जी ने इंपोर्ट लगाया हुआ तो उनके लिए एक्सपोर्ट करना वहाँ से इज़ नॉट द ऑप्शन, उन्हें आके इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो कंट्री जी का कल्चर बाकी दुनिया के कल्चर से कितना डिफरेंट है। कंट्री ये एपी के जो करंट मैनेजर्स हैं ये कितने केपेबल हैं, डायरेक्टर्स हैं कितने केपेबल हैं, सिस्टम कैसा है, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, कंपनी कितनी बड़ी है, ये सब सवाल आप इवैल्यूएशन में थ्रो कर सकते हो। कंपटीशन कितना ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, एपी कितने सालों से एग्जिस्ट करता है, एपी की मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, जो एपी के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लॉन्ग टर्म है,
ये सब चीजें इवैल्यूएशन में आ सकती हैं। मुझे बताएं क्या सवाल के कंपोनेंट्स क्लियर हो गए?